गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 13, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 361। What does Sally ask the best wind to do by the incantation of his verse? पीवी सैली की पोएम है, ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड। उस पोएम में पीवी सैली वेस्ट विंड से क्या करने के लिए कहते हैं? रिवाइव इज फॉलन स्पिरिट्स, हैसन द साइकिल ऑफ सीजन, बी अ टेम्पेट ऑफ प्रोफेसी, अनचैन हिम फ्रॉम द बाउंड्स ऑफ टाइम। आज का सेशन पूरी तरह से डेडिकेटेड है आरपीएससी पीजीटी को। आरपीएससी पीजीटी का एग्ज़ाम 24 जून को है इंग्लिश का। तो जिन भी कैंडिडेट ने आरपीएससी पीजीटी का फॉर्म डाला है उनके लिए आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनचैन हिम फ्रॉम द बाउंड्स ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 362। टू व्हाट काइंड ऑफ एन अल्टर डज द प्रीस्ट लीड द गार्लैंड हाइपर इन कीट्स वुड ऑन अ ग्रेसियन अर्न? A small town church, an altar in Arcady, a green altar, a beaded altar. कीट्स की पोएम है, ओड है टू अ ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में जो प्रीस्ट होता है, पुजारी होता है, वो हाइफर हाइफर गाय के बच्चे को बोलते हैं। हाइफर को किस प्रकार के अल्टर में ले जा रहा है फूल माला पहनाने के लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन ऑल्टर। क्वेश्चन नंबर 363। इन द पोएम माई लास्ट डचेस बाई ब्राउनिंग, द स्पीकर एड्रेस हिज मोनोलॉग टू। माई लास्ट डचेस पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। इसमें जो स्पीकर होता है वो एड्रेस कर रहा है अपना मोनोलॉग। किसको एड्रेस कर रहा है? द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस को, द काउंट को, मैसेंजर ऑफ द काउंट को, या इमेजिनरी ऑडियंस को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसेंजर ऑफ द काउंट को एड्रेस करके अपना मोनोलॉग कह रहा है। माई लास्ट डचेस ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। माई लास्ट डचेस द स्पीकर, जो स्पीकर होता है, स्पीकर ड्यूक होता है, ड्यूक ऑफ फरेरा, ये एड्रेस करता है अपना मोनोलॉग टू एन इमेजरी ऑफ द काउंट ऑफ टायरोल। जो टायरोल के काउंट होते हैं उनके जो मैसेंजर होते हैं उसको एड्रेस करके कहता है अपना मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 364। टू विच बिब्लिकल figure does Henchard compare himself in his suffering in the Mayor of Casterbridge? Cain, Job, Jesus या मोसेस? मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज ये नॉवेल है थॉमस हार्डी का। इस नॉवेल में हेंचार्ड कैरेक्टर होता है। हेंचार्ड अपने आप को कंपेयर करता है किस बिब्लिकल फिगर के साथ करता है? क्वेश्चन नंबर 364 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, केन के साथ करता है। अपना कंपेयर केन के साथ करता है। इन हिज सफरिंग हेंचार्ड कंपेयर हिमसेल्फ टू केन फ्रॉम द बाइबल। He believes that, like Cain, who was condemned to a life of burning for killing his brother Abel, केन ने अपने भाई एबेल की हत्या कर दी थी, जिसको उसको सज़ा मिली थी कि लाइफ ऑफ बॉन्डिंग की सज़ा मिली थी कि वो पूरे जीवन भर भटकता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 365। व्हाट इज द मेन इशू इन आर के नारायण नॉवेल द वेंडर ऑफ स्वीट्स? आर के नारायण का नॉवेल है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। उसमें मेन इशू क्या है? इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्कूल, जनरेशन गैप? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरेशन गैप। आर
नारायण का नॉवेल है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। इसका मुझे जो मेन इशू है वो मेन इशू है जनरेशन गैप का। कैसे मेन इशू है, एक्सप्लेनेशन देखिए। द मेन इशू इन आर के नारायण वेंडर ऑफ स्वीट्स इन द जनरेशन गैप बिटवीन जगन एंड हिज सन माली। जगन और उसका पुत्र होता है माली, इन दोनों के बीच में जो जनरेशन गैप है ये मेन इशू है इस नॉवेल का। दिस गैप हाईलाइट्स द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल वैल्यू एंड मॉडर्न। और ये जो गैप होता है ये क्लैश कराता है ट्रेडिशनल वैल्यू और मॉडर्न वैल्यू के बीच में। जगन होता है ये फॉलोवर होता है गांधी जी का, और जो माली होता है इसका पुत्र होता है ये प्रभावित होता है अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 366, जगन इन वेंडर ऑफ स्वीट्स लर्न मेकिंग स्वीट्स इन। वेंडर ऑफ स्वीट्स में जो जगन होता है वो स्वीट्स बनाना कहाँ सीखता है? जेल में, ड्रंकनेस में, हिज हाउस मालगुड़ी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेल में। जगन मिठाई बनाना जेल में सीखता है। जैसे थॉमस हार्डी का फिक्शनल टाउन है बेसेक्स, ऐसे ही आर के नारायण का फिक्शनल टाउन है मालगुड़ी। याद रखिएगा इस बात को। जगन डिसाइडेड टू लीव हिज बिजनेस बिकॉज ऑफ चिन्ना दुराई। जगन डिसाइड कर रहा है कि वो अपना बिजनेस को छोड़ देगा, क्योंकि किस कारण छोड़ देगा? चिन्ना दुराई के कारण। और जगन ने मिठाई बनाना जेल में सीखा है। क्वेश्चन नंबर 367, जगन इन द वेंडर ऑफ स्वीट डिसाइडेड टू लीव हिज बिजनेस बिकॉज। तो इसका आंसर अभी दे चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिन्ना दुराई चेंज हिज माइंड। क्वेश्चन नंबर 368, व्हाट डज माली वांट टू इन्वेस्ट इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स। वेंडर ऑफ स्वीट्स में जगन का बेटा होता है माली, वो किस में इन्वेस्ट करना चाहता है? मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में, चेन ऑफ होटल्स में, मशीन फैक्ट्री में, इस फादर्स लैंड में। जिस भी कैंडिडेट ने आरपीएससी पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, मतलब डाला है, फॉर्म डाला है, जो कि 24 जून को पेपर है, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, मशीन फैक्ट्री। जगन का पुत्र होता है माली, ये इन्वेस्ट करना चाहता है मशीन फैक्ट्री में। एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। आर के नारायण वेंडर ऑफ स्वीट्स माली प्लान्स टू इन्वेस्ट इन स्टोरी राइटिंग मशीन फैक्ट्री। किस में इन्वेस्ट करना चाहता है? स्टोरी राइटिंग मशीन फैक्ट्री इन इंडिया में। माली सीक्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हिज फादर। और माली को तलाश है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की अपने फादर से। वो चाहता है कि उसका फादर इन्वेस्टमेंट करे। क्वेश्चन नंबर 369, स्टैनले वेबर इन पिंटर्स बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में स्टैनले वेबर का प्रोफेशन क्या है, मतलब क्या होता है, क्या है वो? हैवी वेट चैंपियन है, पियानो प्लेयर है, स्टॉक ब्रोकर है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, क्या है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, पियानो प्लेयर। हरोल्ड पिंटर की बर्थडे पार्टी, उसमें एक करेक्टर है स्टैनले वेबर, जो कि डिस्क्राइब किया गया उसको ऐसा फॉर्मर पियानो प्लेयर के रूप में। वो लिव्स इन अ बोर्डिंग हाउस में रहता है। क्वेश्चन नंबर 369, व्हाट इज माया इन क्राई द पिकॉक यर्न फॉर। अनीता देसाई का वर्क है क्राई द पिकॉक। इसमें माया किस लिए इच्छुक है? मनी एंड फेम के लिए, लव एंड रिस्पेक्ट के लिए, लॉन्ग लॉस्ट लवर के लिए, सोशल प्रेस्टीज के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लव एंड रिस्पेक्ट के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा माया का हस्बैंड का नाम क्या रहता है क्राई द पिकॉक में। क्वेश्चन नंबर 370, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेटर फॉर्मेट। अब देखिए आरपीएससी में लेटर राइटिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। लेटर राइटिंग है, प्रिसाइज राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, इसके भी क्वेश्चन आरपीएससी पीजीटी में पूछे जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लेटर के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं।
इसमें आपको बताना है कि लेटर फॉर्मेट का कौन सा पार्ट नहीं है। सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, द मेन बॉडी, फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 370 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिल्ट्रेशन नहीं रहता है, बाकी लेटर फॉर्मेट के पार्ट रहते हैं। सैल्यूटेशन भी रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी रहता है, मेन बॉडी रहती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जैसे सैल्यूटेशन, दिस द ग्रीटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर। लेटर के शुरुआत में जब अभिवादन करते हैं तब सैल्यूटेशन का यूज़ करते हैं, जैसे डियर मिस्टर स्मिथ। ये क्या है? ये एग्जाम्पल है सैल्यूटेशन का। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करेंगे? दिस द क्लोजिंग फ्रेज ऑफ अ लेटर। लेटर का क्लोजिंग फ्रेज होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे योर्स सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स, योर्स ट्रूली। ये जब एक्सप्रेशन देते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाता है। ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का। आपसे एग्जाम्पल में भी पूछ सकते हैं योर्स सिंसियरली क्या है? सैल्यूटेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, मेन बॉडी है। तो आप बता सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली या बेस्ट रिगार्ड्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का एग्जाम्पल है। मेन बॉडी, दिस द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर वेयर द मैसेज इज कन्वे। जहाँ पे मैसेज कन्वे किया करते हैं वो मेन कंटेंट रहता है लेटर का, उसको कहते हैं मेन बॉडी। तो सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 371, we poets in our youth begin in gladness, but there have come in the end despondency and madness. 3 years he grew, resolution and independence, intimation of immortality या daffodils। वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ये लाइन ली गई है? We poets in our youth begin in gladness, but there have come in the end despondency and madness। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 372, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? अभी मैंने बता भी एग्जाम्पल भी दिया है, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा योर्स सिंसियरली किसका एग्जाम्पल है? सैल्यूटेशन का है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, या मेन बॉडी है, मेन बॉडी का पार्ट है, क्या है ये योर्स सिंसियरली? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योर्स सिंसियरली। ये करेक्ट है, बाकी ए, सी और डी ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है, योर्स सिंसियरली। एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पे योर्स क्या है? पसेसिव प्रोनाउन है, और सिंसियरली यहाँ पे एडवर्ब एक्सप्रेसिंग जेन्युइन फीलिंग्स है। क्वेश्चन नंबर 373, माई आईज आर डिम विद चाइल्डिश टीयर्स इज अ लाइन फ्रॉम। 3 years he grew, the solitary reaper, the fountain, immortality ode। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द फाउंटेन। ये फाउंटेन वर्ड्सवर्थ की पोएम है, इसी पोएम से ये लाइन ली गई है, माई आईज आर डिम विद चाइल्डिश टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 374, आई वॉज दाई नेवर वंस, दाउ wrecked pile, 4 summer weeks I dwelled in sight of thee। 3 years he grew, resolution and independence, intimation of immortality, Peel Castle। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पील कैसल। वर्ड्सवर्थ की ही पोएम है, और वर्ड्सवर्थ की पोएम पील कैसल से ही ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 375, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? It deals with commercial activities. It is characterized by commercial and technical vocabulary. The address or relationship in it is informal, या it is impartial and objective। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिजनेस लेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो नहीं है एड्रेस और रिलेशनशिप इन इट इज इनफॉर्मल, क्योंकि बिजनेस लेटर भी फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल नहीं होते हैं। बाकी ए, बी, डी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस लेटर की। क्वेश्चन नंबर 376,
चूज द ऑप्शन द बेस्ट आंसर द गिवन क्वेश्चंस। प्रिसाइज राइटिंग इज एन एक्सरसाइज इन, देखिए प्रिसाइज राइटिंग भी आरपीएससी पीजीटी के सिलेबस में है। तो प्रिसाइज राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, ये तीनों राइटिंग आरपीएससी पीजीटी के सिलेबस में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्रेशन। जो बेस्ट आंसर है प्रिसाइज राइटिंग के लिए, प्रिसाइज राइटिंग इज एन एक्सरसाइज इन कंप्रेशन। प्रिसाइज इज अ शॉर्ट समरी ऑफ अ लॉन्गर टेक्स्ट। कोई भी लॉन्गर टेक्स्ट है उसकी शॉर्ट समरी प्रिसाइज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 377, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिसाइज। इसमें कौन सा प्रिसाइज का पार्ट नहीं है? लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ फैक्ट्स, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, कोहेसिव रेंडरिंग, कोहेरेंस ऑफ थॉट्स। क्वेश्चन नंबर 377 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ये प्रिसाइज राइटिंग का पार्ट नहीं है। बाकी लॉजिकल ऑर्डरिंग और फैक्ट्स ये पार्ट है, कोहेसिव रेंडरिंग ये भी है, कोहेरेंस ऑफ थॉट्स ये भी प्रिसाइज राइटिंग का पार्ट है। ये देखिए लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ फैक्ट्स, प्रिसाइज शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। प्रिसाइज राइटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट करवाते हैं वो लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट करते हैं फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। कोहेसिव रेंडरिंग, प्रिसाइज शुड बी वेल कनेक्टेड एंड फ्लो स्मूथली विद आइडियाज फॉर्मिंग कोहेरेंट होल। जो प्रिसाइज राइटिंग है वो वेल कनेक्टेड होनी चाहिए आपस में। कोहेरेंस ऑफ थॉट, प्रिसाइज शुड हैव अ क्लियर एंड लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज इंश्योरिंग द लीडर अंडरस्टैंड सेंट्रल मैसेज। प्रिसाइज राइटिंग में जो भी आप बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो क्लियर होनी चाहिए, एक लॉजिकल वे में होनी चाहिए, जो श्योर कर सके रीडर को अंडरस्टैंड्स एंड सेंट्रल मैसेज। और जो रीडर है वो समझ सके, जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको रीडर समझ पाए अच्छे तरीके से, और उसका जो सेंट्रल मैसेज क्या है उसको समझ पाए। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ये प्रिसाइज राइटिंग का पार्ट नहीं है। ये रिफर कर रहा है पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस को, विच इज़ नॉट द गोल ऑफ प्रिसाइज राइटिंग। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ये रिफर कर रहा है पर्सनल अंडरस्टैंडिंग को, और पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की जगह प्रिसाइज राइटिंग में नहीं होती है। क्वेश्चन 378, इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ हिज ओ टू द वेस्ट विंड Shelley invokes the west wind to make him his as his life क्वेश्चन नंबर 378 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, लायर। क्वेश्चन नंबर 379, कीट्स एड्रेस द ग्रेसन अर्न एज एन एटिक शेप इन हिज वुड ऑन ग्रेसन अर्न बिकॉज इट वॉज। कीट्स ने एड्रेस किया है ग्रेसन अर्न को एक एटिक शेप के लिए अपनी पोएम वुड्स ऑन ग्रेसन अर्न में। इट वॉज बिकॉज, क्यों, फ्रॉम ग्रीस, प्रिजर्व in an attic, placed in a Greek museum, receptacle for ashes. क्वेश्चन नंबर 379 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, फ्रॉम ग्रीस। इन कीट्स वुड ऑन ग्रेसन अर्न, द अर्न इज addressed as an Attic shape. The phrase Attic shape refer to an original style indicating that it is from the region of Attic in Greece. Question 380, what, according to Keats, will the urn remain to man when old age shall this generation best? Forgotten historian, a friend, silent spectator of his bow, an art desolate. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, अ फ्रेंड। According to Keats, when old age shall this generation best, the urn will remain as a friend to man. Question number 381, how does writing help a man's personality according to Bacon? ऑफ स्टडीज़ में
फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ स्टडीज़। ऑफ स्टडीज़ में बेकन के अकॉर्डिंग जो राइटिंग है, राइटिंग कैसे हेल्प करती है मैन के पर्सनालिटी को। इट मेक हिम अ फुल मैन, इट मेक हिम अ रेडी मैन, इट मेक हिम अ परफेक्ट मैन, या इट मेक हिम अ एग्जैक्ट मैन। कैसे हेल्प करती है मैन की पर्सनालिटी को। आरपीएससी के सिलेबस में फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ स्टडीज़ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट मेक हिम एन एग्जैक्ट मैन। बेकन कहते हैं कि रीडिंग मेक फुल मैन, कन्वर्सेशन रेडी मैन, राइटिंग एग्जैक्ट मैन। तो ये कोटेशन है, याद रखिएगा। रीडिंग फुल मैन, कन्वर्सेशन रेडी मैन, राइटिंग एग्जैक्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 382, what lesson do the young chimney sweepers give us according to लैम। चार्ल्स लैम का ऐसे है चिमनी स्वीपर्स। चिमनी स्वीपर्स से हम क्या सीखते हैं, क्या लेसन दे रहे हैं यंग चिमनी स्वीपर्स। पेशेंस, हार्ड वर्क, अर्ली राइजिंग, स्पोर्टिवनेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 383, द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय डन रीड्स। जो पोएम की लास्ट लाइन होती है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार की, उसमें उसको डन्स कैसे पढ़ते हैं। लाइफ अ मैन, लाइफ्स अ वुमेन ट्रू एंड फेयर, सच अ पिलग्रिमेज व स्वीट, फॉल्स इट आई कम टू टू और थ्री, सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। क्वेश्चन नंबर 383 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। ये देखिए, द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉर्डन रीड्स एंड फाइंड व्हाट विंड विल ब्लो द ऑनेस्ट माइंड। और इस पोएम की जो टोन है वो है सटायरिकल सिनिकल। क्वेश्चन नंबर 384, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राफ्टी मैन एंड वाइज मैन एज फार एज स्टडीज एंड कंसर्न अकॉर्डिंग टू बेकन। क्राफ्टी मैन और वाइज मैन के बीच क्या डिफरेंस बताया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्राफ्टी मैन यूज स्टडीज क्रूकेडली एंड द वाइज स्ट्रेट फॉरवर्डली। जो क्राफ्टी मैन होते, चालाक मैन होते, वो यूज़ करते स्टडी का कुटिलता के साथ, और जो वाइज मैन यूज होते हैं वो स्टडीज़ का यूज़ करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो क्राफ्टी मैन यूज स्टडीज क्रूकेडली एंड द वाइज स्ट्रेट फॉरवर्डली। फ्रांसिस बेकन की एसे ऑफ स्टडीज, इसमें मेन कोटेशंस है, वो मेन कोटेशंस भी मैंने दे रखी है, याद कर लीजिएगा। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। जो स्टडीज अध्ययन होता है वो सर्व करता है फॉर डिलाइट के लिए, फॉर ऑर्नामेंट के लिए और फॉर एबिलिटी के लिए। ये तीन चीज़ें फ्रांसिस बेकन ने बताई है ऑफ स्टडीज़ में, फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट, डिलाइट के लिए जो चीफ यूज है वो है प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। फॉर ऑर्नामेंट, देखिए डिलाइट के लिए जो चीफ यूज हो गया वो प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग हो गया। फॉर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट के लिए इज इन डिस्कोर्स, डिस्कोर्स हो गया। एबिलिटी के लिए इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। रीडिंग में फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, राइटिंग एग्जैक्ट मैन, पहले ही बता चुके हैं। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, जो क्राफ्टी मैन होते हैं वो कंडेम करते हैं अध्ययन का, सिंपल मैन प्रशंसा करते हैं, और जबकि वाइज मैन यूज करते हैं उसको। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसीडर। मतलब हमको पढ़ना नहीं चाहिए विरोध करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, या मानने के लिए या विश्वास करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, ना बातों को खोजने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हमको पढ़ना चाहिए केवल वे एंड कंसीडर करने के लिए, मतलब तौलने के लिए और विचार करने के लिए पढ़ना चाहिए। तो वे एंड कंसीडर ये याद करिए, यहाँ पे फिल करने के लिए आ सकता है कि ये कोटेशन दे देंगे और यहाँ पे लास्ट में दे देंगे
वी एंड कंसीडर की जगह पे डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे फिल करने के लिए दे देंगे, तो यहाँ पे फिल होगा वी एंड कंसीडर। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि हमको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? वी एंड कंसीडर के लिए, हमें तौलने और विचार करने के लिए पढ़ना चाहिए। और कहा कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उन्होंने कहा कि कॉन्ट्राडिक्ट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, विरोधाभास करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, ना कि बिलीव विश्वास करने के लिए पढ़ना चाहिए, टेक फॉर ग्रांटेड ना मानने के लिए पढ़ना चाहिए, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स ना टॉक करने के लिए पढ़ना चाहिए, ना ही डिस्कोर्स के लिए पढ़ना चाहिए, बट टू बी एंड कंसीडर हमको पढ़ना चाहिए केवल तौलने के लिए और विचार करने के लिए, बी एंड कंसीडर के रूप में हमें पढ़ना चाहिए। तो ये बात फ्रांसिस बेकन ने कही है, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कोटेशन देखिए, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट अफेक्टेशन, टू मेक जजमेंट ओनली बाय देयर रूल्स होमर ऑफ अ स्कॉलर। देखिए फ्रांसिस बेकन ने कहा कि स्टडी पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए। स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज, जो स्टडीज़ पे ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं वो आलसी होते हैं, और जो ज़्यादा दिखावा करते हैं ऑर्नामेंट के लिए जो पढ़ते हैं वो दिखावा करते हैं, अफेक्टेशन होते हैं। मेक जजमेंट ओनली बाई देयर्स रूल्स, और जो रूल्स के अकॉर्डिंग जजमेंट देते हैं, अपने नियम के अनुसार ही जजमेंट देते हैं, वो ह्यूमर ऑफ स्कॉलर होते हैं। तो ये मेन डिफिनीशन है, याद कर लीजिए, फिलअप में भी पूछ सकते हैं या डिफिनीशन भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 385, हु इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट कैन सक मेलनकली आउट ऑफ अ सॉन्ग। कौन है मेलनकली एज यू लाइक इट में? सीलिया, जेकस, टेस्टोनियन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेकस। जेकस होता है मेलनकली और फिलोसफिकल नेचर का। क्वेश्चन नंबर 386, हाउ डज रोजलिंड रिस्पॉन्ड टू Orlando when he contends that he will die unless she returns his love in as you like it। रोसलिंड कैसे रिस्पॉन्स करती है ओरलैंडो का जवाब कैसे देती है? ओरलैंडो कहता है कि मैं मर जाऊंगा अगर कोई मेरे पास वापस नहीं, मेरा प्यार वापस नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा। तो रोसलिंड कैसे रिस्पॉन्स करती है ओरलैंडो पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी अस्योर हिम दैट नो मैन हैज़ एवर डाइड ऑफ लव। जो रोसालिंड है वो अस्योर कराती है ऑरलैंडो को कि कोई भी आदमी प्यार के कारण नहीं मरा है। रोसालिंड रिस्पॉन्ड करती है ऑरलैंडो को, ऑरलैंडो कहता है कि ही विल डाई अनलेस सी रिटर्न्स हिज लव। ऑरलैंडो कहता है कि मैं मर जाऊंगा यदि मेरा प्यार मेरे पास वापस नहीं आया। तो रोसालिंड रिस्पॉन्स करती है कि कोई भी आदमी प्यार के कारण नहीं मरा है, नो मैन हैज एवर डाइड ऑफ लव। क्वेश्चन नंबर 387, मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलोकी टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो व्हेन। मैकबेथ सोलिलोकी कहता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, कब कहता है? मेलकॉम एंड सिबार्ट एंटर द कैसल, वियतनाम वुड कम्स टू डेनसियन, ही रिसीव द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ, he comes to know the truth about Macduff। कब कहता है अपनी सोलिलोकी टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही रिसीव द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ। तब मैकबेथ को पता चलता है कि लेडी मैकबेथ मर गई है, तब वो अपनी सोलिलोकी कहता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। क्वेश्चन नंबर 388, द गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन सेकेंड मीटिंग विद द विचेस, स्लीप वॉकिंग सीन, बैंकेट सीन या पोर्टर सीन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा पोर्टर सीन किस टाइप का सीन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकेट सीन। बैंकेट सीन में ही मैकबेथ को अपने गिल्टी का एहसास होता है। मैकबेथ को गिल्टी का एहसास होता है बैंकेट सीन में, जब वो बैंकेट सीन में बंकू के घोस्ट को देखता है। क्वेश्चन नंबर 389, what to the witches prophecy to बंकू on the heath in Shakespeare's Macbeth। विचेस की प्रोफेसी क्या रहती है बंकू के लिए? that he is a mere foil to Macbeth, that he will be less great and happy than Macbeth, that his children will be kings, that he will rule the kingdom। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स, कि वह उसके बच्चे राजा बनेंगे लास्ट में। एक्सप्लेनेशन देखिए, द विचेस टेल बंकू ऑन द हीथ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग, उसके बच्चे राजा बनेंगे, नॉट ही, वह खुद राजा नहीं बनेंगे लेकिन उसके बच्चे राजा बनेंगे। दे आल्सो प्रोफेसी दैट बंकू विल बी लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, जो विचेस होती है वो प्रोफेसी कहती है कि बंकू विल बी लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, ये भी प्रोफेसी करती है विचेस। Question 390. The first image that Sally visualized in the ode to west wind is of. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन इंचेंटर। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।